जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बहुत हार्ड लेवल वाले हैं आज के। और बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक क्लासेस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रीड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, विचार करेंगे। चलो, आज के क्वेश्चन जो लाया हूँ पूरा पूरा के पूरा स्टेटमेंट वाइज ही है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है, मतलब पहला पॉइंट है, तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं। दूसरा है, तद्भव शब्दों का रूप समय के साथ बदल जाता है। और थर्ड पॉइंट इज, अग्नि तद्भव शब्द है। क्या अग्नि तद्भव शब्द है? नहीं, अग्नि एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं और ये तीसरा ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अग्नि एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। बाकी तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, तद्भव शब्दों का तद्भव शब्दों का रूप समय के साथ बदल जाता है, ये बात भी ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन रीड कीजिएगा। एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? मतलब सभी शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और बाकी सभी गलत हैं। जैसे कि ऑप्शन पहला है, पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है, सूर्य का पर्यायवाची क्या रवि है, भानु है, दिनकर है? तो और बी है, चंद्र का पर्यायवाची निशा है, सीसा है या इंदु है? और उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी है, जल का पर्यायवाची क्या नीर है, सरिता है या वारी है? उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी है, अग्नि का पर्यायवाची क्या अनल है, पावक है, बादल है? तो अग्नि का पर्यायवाची बादल कैसे होगा? नहीं होगा ये बादल। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत। जल का पर्यायवाची नीर, सरिता है, वारी नहीं हो सकता है ना। और उसी प्रकार बी है चंद्रमा, चंद्र का पर्यायवाची निशा और शशि है, इंदु नहीं है, इंदु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो सूर्य का पर्यायवाची है आपका रवि, भानु और दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बहुत मेहनत लगती है, इससे बोलने की जरूरत मुझे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पढ़ेंगे सभी लोग, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। कथन पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए और 7 करोड़ पाइए। तीसरा नंबर कथन है, तीसरा कथन है, पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। मतलब पहला है, मुहावरे का अर्थ मुहावरे का अर्थ शाब्दिक नहीं होता। मुहावरे का अर्थ शाब्दिक नहीं होता। क्या शाब्दिक नहीं होता? तो बताओ बताओ। और दूसरा है, लोकोक्तियों सामान्यतः पूर्ण वाक्य होती है। ऑप्शन नंबर सी है, मतलब क्वेश्चन सी है पॉइंट, सभी, एक सेकेंड, सभी मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक और दो सही है। मतलब मुहावरे का अर्थ शाब्दिक नहीं होता, ये बात ठीक है। और दूसरा है, लोकोक्तियां सामान्यतः पूर्ण वाक्य होती है। लेकिन तीसरा ये गलत है। तीसरा में कहा गया है सभी मुहावरे लोकोक्तियां होती है, लेकिन हमें बता दें आपको कि सभी मुहावरे लोकोक्तियां नहीं होती। मतलब मुहावरे और वाक्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाक्य के एक अंश होता है। जैसे कि जैसे उदाहरण के तौर पे नाक कटना या आंख दिखाना, ये मुहावरे का है, ठीक है। उसी प्रकार लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्तियां ध्यान से सुनना, पेपर में स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। ये क्या खुल गया? एक सेकेंड, इग्नोर करने से। पेपर में पूछा जाएगा, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, धूर के डोल सुहाने होती हैं, ये लोकोक्तियां हैं जो पूर्ण वाक्य होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा को रीड करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं हम लोग, उसमें क्या है विचार करने में, है ना। तो देखेंगे, उपसर्ग शब्द मैंने पिछले प्रैक्टिस में पढ़ा चुका है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ गए पेन किंग से नीचे। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ता है, ये बात ठीक है। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ता है।
उपसर्ग जो शब्द है प्रारंभ में जोड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, देखना पॉइंट तीसरा है, क्या अनुचित में अनु प्रत्यय है? तो प्रत्यय हमें पीछे पढ़े हैं, प्रत्यय पीछे लगता है, इसका चित होगा, चित प्रत्यय होगा, अनु नहीं होगा। अनुचित में अनु प्रत्यय नहीं होगा, चित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, दशानन 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 10 मुखों वाला, इसका डेफिनेशन क्या है बताओ? 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, इतना बस याद रखना। दशानन शब्द में पूछा गया है कौन सा समास है, या समास का कौन सा उदाहरण है? तो कर्मधारय समास है ऑप्शन नंबर ए, या द्वंद्व समास है मतलब द्विगु, या ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि समास है, या ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मुझे बताओ बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन बताओ। बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन, कोई पद प्रधान नहीं होता, लिखना अपने कॉपी पर, कोई पद प्रधान प्रधान नहीं होता। इसमें बहुब्रीहि समास में हमेशा किसी तीसरे पर्सन की इशारा करेगी, तीसरे पर्सन, शॉर्ट फॉर्म में लिखना अपने कॉपी पर, तीसरा पर्सन की ओर इशारा करेगा। मैंने शॉर्टकट में इसे ट्रिक के साथ पढ़ा दिया है, आप सभी चैनल पे विजिट कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मुझे बताना बहुब्रीहि समास के एकात उदाहरण बताओ। एकात उदाहरण लिखना त्रिलोचन, त्रिलोचन, और एक याद रखना नीलकंठ, नील नीलकंठ नीलकंठ, इतना बस याद रखना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं उसमें क्या है अपने को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा है, वृद्धि संधि में अ प्लस ए, क्या कहा गया है? अ प्लस ए मिलकर ए बना होता है ए होता है ना। तो तीसरा है, यण संधि में ई प्लस ई और बड़ी ई के स्थान पर या आता है, क्या आता है? या आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब सरकारी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। डी मतलब सरकारी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राम ने, सॉरी उसके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता पूछा गया है हमसे, इसमें क्या गया है? कर्ता कौन सा है? तो राम, राम बताओ मुझे, राम बताओ। राम एक कर्ता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखना, राम कर्ता है, कार्य करने वाला कौन है? राम है। कार्य करने कार्य करने वाला राम है। ओके। और पत्र, पत्र एक कर्म है। क्या है? पत्र एक कर्म है। और लिखा, लिखा एक क्या है? एक क्रिया है। लिखा एक क्रिया है। लिखा एक क्रिया है। तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता राम जी हैं, राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8वां, कथनों पर विचार कीजिए। लो भाई, हम लोग विचार करेंगे और लगा लेना आईएमपी अपने कॉपी पर, दिमाग में सभी जगह। तो पहला पॉइंट है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। दूसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ऑप्शन नंबर सी है। थर्ड पॉइंट इज, करुण रस का स्थायी भाव क्रोध है। करुण रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होगा। तो क्या होगा करुण रस का स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। शोक, इतना बस याद रखना, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। किसका क्रोध होता है? रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध। जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 है, गोदान के लेखक कौन हैं? सभी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन। तो गोदान के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, या प्रेमचंद है, या
महादेवी वर्मा या ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। और दूसरा है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड है दिनकर छायावाद के प्रमुख कवि थे। नहीं नहीं नहीं, दिनकर छायावाद के प्रमुख कवि नहीं थे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते ऊपर में लिखाया है ना, तो थर्ड ऑप्शन कैसे गलत सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो छायावाद लिखना अपने कॉपी पर। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। पहला है लिखना, पहला जयशंकर लिखना, जयशंकर। सेकंड, दूसरा लिखना मुंशी सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी बोल रहा था, सुमित्रा नंदन पंत, राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। थर्ड लिखना, थर्ड लिखना महादेवी वर्मा, महादेवी, महादेवी वर्मा। और फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ लिखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, कथन पढ़िए। पढ़ने तो आए हैं तो पढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, है ना। कथन पढ़िए। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा है उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। थर्ड पॉइंट इज रूपक में उपमेय और उपमान अलग अलग होता है। ये गलत है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग नहीं होते हैं भाई, बल्कि लिखना अपने कॉपी पर, उपमेय और उपमान का निषेधित अवरोध अवरोध कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए चरण कमल, तो चरण इसमें उपमेय होगा और कमल इसमें उपमान होगा। उदाहरण लिखना, चरण इसमें उपमेय होगा और कमल इसमें उपमान होगा। एक बार डेफिनेशन याद रखना कि उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोध कर दिया जाता है। उदाहरण चरण कमल, तो चरण इसमें क्या होगा? उपमेय होगा और कमल इसमें क्या होगा? उपमान होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। अगेन वंस अगेन कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, क्या भाषा? राजभाषा स्वीकार किया। ये बात बिल्कुल ठीक है और इंपॉर्टेंट भी है, आपके जीके जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट इज है, थर्ड पॉइंट को रीड करेंगे, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? राजभाषा, और यहाँ पर क्या? राष्ट्रभाषा। मतलब हम लोग क्या वो है क्या जिसमें हम लोग राष्ट्रभाषा मानेंगे? मतलब ये हिंदी राजभाषा है हमारी, मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भारती के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कथनों पर विचार कीजिए। अगेन कथनों वाले क्वेश्चन, अजर्सन रीजन। तो पहला है, खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का आधार है। बिल्कुल। सेकंड इज, ब्रज भाषा का प्रयोग भक्ति काव्य में व्यापक रूप से हुआ। थर्ड पॉइंट इज, अवधि में रामचरितमानस की रचना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगेन कथन वाले क्वेश्चन। तो पहला है, औद्योगिकीकरण शब्द वर्धनी शुद्ध है। बिल्कुल सही है भाई, ये तो बहुत सही है। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, उज्जवल लिखो, उज्जवल, ऐसा लिखना। उज्जवल बहुत पूछता है। परीक्षा लिखना, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है परीक्षा। और महत्व लिखना अपने कॉपी पर, महत्व, क्या महत्व ऐसे लिखते हैं या फिर महत्व ऐसे लिखते हैं, बताना कमेंट में। एसएससी जीडी के 29 शिफ्ट, मतलब 29 मई को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कमेंट जरूर करना है। प्रदर्शनी शब्द वर्तनी शुद्ध है, ये गलत है।
और दूसरा सही है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रदर्शनी कैसे लिखते हैं मुझे बताना। तो इसे कैसे लिखा जाता है जी बताओ। तो ये है प्रदर्शनी, ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, कुमुदनी लिखो इसी के साथ, कुमुदनी। क में छोटू ऊ, म में छोटू ऊ, द में छोटी ई, और ना में बड़ी ई, कुमुदनी, कुमुदनी। ओके, ज्योति लिखो ज्योति, तो ये ज्योति। कवयत्री लिखो कवयत्री, तो यह है कवयत्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेकंड कथन वाले क्वेश्चन आ गए। पहला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। ओके, बिल्कुल सही। दूसरा है प्रत्येक सर्वनाम किसी संज्ञा का बोध कराता है। जी बिल्कुल। थर्ड है मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरकारी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। और दूसरा है प्रत्यय सर्वनाम की किसी संज्ञा के बोध कराता है, बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट इज मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या बालक है, मिठास है, या पुस्तक है, या विद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बालक मुझे बताओ, बालक और पुस्तक और विद्यालय, मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं बालक और पुस्तक और विद्यालय। तो ये है जातिवाचक, क्या वाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना अपने कॉपी पर। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वंस अगेन, पहला है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, विचार करते हैं इस पे। और थर्ड प्रत्येक, शायद प्रत्येक केवल और ही वर्ड गलत ही वर्ड होता है अक्सर। तो तीसरा पॉइंट है प्रत्येक वर्ड का स्वतंत्र अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है। मैंने कहा था कि प्रत्येक लगे चाहे ही लगे, चाहे आवश्यक लगे, चाहे केवल लगे, चाहे इंग्लिश में ओनली लगे, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड पॉइंट इज गलत हो गया, क्योंकि क्यों गलत हुआ उसके बारे में हम बताते हैं। प्रत्येक वर्ण का स्वतंत्र अर्थ होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ है क्या, प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र होना आवश्यक है लिखना। इसके जगह अर्थ के जगह शब्द लिखना, शब्द। प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का स्वतंत्र शब्द होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वंस अगेन विचार वाले क्वेश्चन आ गए। तो पहला पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं 13 भी मिलते हैं, लेकिन वो बाय द ऑप्शन जाना होता है आपको, ठीक है। दूसरा है अंग और आहा को अयोग्य वाह कहा जाता है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट इज स्वर के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के निकलती है, स्वर के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के निकलती है। तो सरकारी ऑप्शन लगाओ, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। मतलब एक दो और तीसरा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पूछा गया है क्या असत्य, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोग गलती यहीं पर करते हो, जल्दबाजी में असत्य को सत्य पढ़ देते हो, मतलब पढ़ते भी नहीं हो, और बनता हुआ क्वेश्चन आपसे बिगड़ जाता है इससे। तो पहला है व्यंजन के उच्चारण में वायु अवरुद्ध होती है। दूसरा पॉइंट है स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सभी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित होते हैं। डी है ऑप्शन नंबर डी, क ख ग और घ स्पर्श व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सभी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क देता हूँ। और क्लासेस कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करना, और 20 में से या 21 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए इसको भी कमेंट करना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को रिसर्च करने में, डिलीवर करने में, आप तक वीडियो क्लासेस को रिकॉर्ड करने में,
एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो इसका मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। निम्न कथनों पर मतलब कथन वाले क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा लिए हैं मैंने। इसके लिए क्या उसके लिए भाई, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंटेंट से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क वर्ग के सभी वर्ण वर्ण कंठ्य होता है, कंठ्य है। सेकंड है, च वर्ग के सभी वर्ण तालुव्य है। थर्ड, ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य है। ऑप्शन ए है केवल एक और दो सही है। ऑप्शन बी है केवल दो और तीन सही है। ऑप्शन सी है केवल एक और तीन सही है। ऑप्शन नंबर डी है सरकारी ऑप्शन ए, दो और तीन सही है। मतलब इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना, इंतजार रहेगा आपका। और फीडबैक देना कि कैसा लगा आज से क्लास, ताकि मैं भी अपने टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दोगे। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग किसी नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।